खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। और ऐसी ही बुलंदियों तक पहुंचने वाले लोगों की कहानियां लेकर हाजिर हुए हैं हम गुड न्यूज़ इंडिया के इस खास एपिसोड में। नमस्कार, मैं हूं निखिल और मेरे साथ है मेरी सहयोगी जया सिन्हा। जी हाँ, एक बार फिर हम हाजिर हैं देश भर से ऐसी खबरें लेकर जो साधारण लोगों के असाधारण जज्बे को करती हैं सलाम, और आपके अंदर भी इतना जोश भर देंगे कि आप भी कुछ अच्छा करने के लिए तुरंत खड़े हो जाएंगे। तो आइए देर कैसी, शुरुआत करते हैं गुड न्यूज़ इंडिया की। और गुड न्यूज़ इंडिया की शुरुआत में हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे शख्स से जो समाज में, देश में कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने शुरुआत अकेले की थी, लेकिन आज उनके साथ ढेर सारे लोग खड़े हैं। मिलवाएंगे आपको पॉटहोल दादा से जो सड़कों पर गड्ढे भर रहे हैं। जी हाँ, आज तक हजारों गड्ढे भर चुके हैं दादा राव। जी हाँ, इनका असल नाम है दादा राव, लेकिन अब ये पोटहोल दादा के नाम से मशहूर हो चुके हैं। दादा राव ने ऐसी एक सड़क दुर्घटना में गड्ढे के कारण अपने बच्चे को खो दिया था। उस घटना ने उन्हें झंझोर दिया और वो निकल पड़े सड़कों को सभी के लिए सुरक्षित बनाने के। मैं दादा राव बिल्लोरे, मैं तो अपना भाजीपाला और फ्रूट बेचकर अपना व्यवसाय चलाता हूँ। साथ में गड्ढे भरने का भी काम करता हूँ, क्योंकि इन गड्ढों की वजह से मैंने अपना बेटा प्रकाश खोया है, जो मेरा एक लाडला था। 3 साल 11 महीने हो चुके हैं। 28 जुलाई 2015 में आज भी मुझे मेरा प्रकाश उन गड्ढों के अंदर दिखाई देता है, जिन गड्ढों की वजह से मेरे प्रकाश की मौत हो गई। कई बार जीवन में विषम परिस्थितियां और विपत्ति की घड़ियां भी हमें कुछ बेहतर करने का हौसला देती हैं। कुछ ऐसे ही हौसले के साथ एक सार्थक बदलाव के वाहक बने हैं मुंबई के दादा राव बिल्होरे। मुंबई के एक साधारण सब्जी विक्रेता दादा राव शहर के सड़कों के गड्ढों को भर रहे हैं, ताकि इन पर चलने वाले मुसाफिरों को सहूलियत हो सके और लोगों को वो सड़क दुर्घटनाओं से बचा सके। दरअसल बिल्होरे ने भी ये शुरुआत अपनी जिंदगी के मुश्किल और दर्द भरे अनुभव के बाद की। सड़कों पर गड्ढे की वजह से उनके जवान बेटे की दुर्घटना में मौत हो गई। जिंदगी में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। लगा कि जीवन में अब कुछ नहीं बचा, लेकिन दादा राव ने इस दुख से उभर कर ठाना कि वो अब किसी और को इन गड्ढों का शिकार नहीं होने देंगे। कुछ दिनों बाद ही दादा राव ने हाथ में फावड़ा थामा और निकल पड़े मुंबई की सड़कों पर जानलेवा गड्ढों को भरने। मैंने अपना बेटा खोया है इन गड्ढों की वजह से, तो इन गड्ढों को मिटा देंगे तो गड्ढे की वजह से जो बच्चे खोए हैं या माँ बाप किसी ने खोया है, किसी ने बहन खोई है, तो ऐसे हादसे ना हो, इसलिए हम ये गड्ढे भरते हैं। ये मेरा अभी एक रीज़न बन गया है कि मैं ये करते रहूँगा। जब तक हमारे भारत में गड्ढे हैं तो हर जगह पे जाके हम चाहते हैं कि समाज के जरिए हम सब मेरे तरीके जो उतरेंगे अगर गड्ढे भरने के लिए, तो हम आगे चल के हमारे भारत में गड्ढा मुक्त रोड हो जाएंगे और हम सुरक्षित घर पहुँच सकते हैं। हमारे बीच तमाम ऐसे लोग हैं जो सड़कों की गुणवत्ता को लेकर सरकार को कोसते हैं। कुछ इसका ठीकरा सड़क निर्माण कराने वाले ठेकेदारों पर भी फोड़ते हैं। लेकिन इस बहस से दूर दादा राव मिट्टी, बालू, कंकड़ और गारा जमा कर सड़कों को दुरुस्त करने में जुटे रहे। फावड़े से गड्ढे भरने के बाद दादा राव ये सुनिश्चित करते हैं कि भरी गई मिट्टी, बालू या गारा ठीक से दबा दिया जाए, ताकि सड़क वहां दोबारा न टूटे। दादा राव इन गड्ढों को भरने के लिए ईंट, गारा, बालू जैसे सामग्री इमारतों के मलबे से या निर्माणाधीन भवनों से एकत्रित करते हैं। हम खुद जागरूक निर्माण करें, हम हमारे सोसाइटी में जागरूकता निर्माण करें, हमारे समाज में जागरूकता निर्माण करें। इनके वजह से हम आगे बढ़ सकते हैं। हम स्वयं अगर ये काम कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते। आज तक मैंने खुद के 850 गड्ढे भरे थे, लेकिन आज हम लोग सब मिलके एक्स्ट्रा सीमेंट जो है उन्होंने मुझे हेल्प की। मेरे साथ में कई लोग ज्वाइंट हो चुके हैं, तो इन जरिए कि हम अपने मुंबई को तो सेव करेंगे, लेकिन साथ में भारत को भी सेव करने की मैं आश्वासन देता हूँ। दादा राव के इस सफर में अब और लोग भी साथ जुड़ गए हैं और इस काम के लिए एक अच्छी खासी टीम खड़ी हो गई है। सड़कों के गड्ढे पाटना एक अभियान का रूप ले चुका है।
दादाराव बिल्होरे की अगुवाई में अब तक 625 जानलेवा गड्ढों को भरा जा चुका है। इस काम के लिए दादाराव को ढेरों पुरस्कार भी मिल चुके हैं और अब लोग उन्हें पॉटपोल दादा के नाम से पुकारते हैं। अच्छी बात यह है कि उनके इस अभियान को देखकर अब कुछ निजी कंपनियां उन्हें गड्ढे पाटने के लिए सीमेंट मुहैया कराने लगी हैं। लास्ट ईयर मानसून में हम लोग बाइक से वेस्टर्न हाईवे बांद्रा में गुजर रहे थे स्कूटी पर हमारे अचानक में इसी तरह खड्डे में हमारी स्कूटी जोर से बम्प हो गई। इस तरह से किसी की जान ना जाए, इसलिए हमने सोचा, हम काफ़ी सारा सोशल वर्क करते हैं, हमने सोचा चलो ये मुहिम को हम अपने हाथ में लेके इस खड्डे को भरना शुरू करते हैं। हम भी इसी तरह लोगों से ये करते अपेक्षा करते हैं कि आप भी अपने अपने एरिया में आप भी पॉटहोल भरोगे तो हम एक सब लोग मिलकर क्या हम एक पॉटहोल फ्री सिटी, पॉटहोल फ्री नेशन बना सके। मुंबई से मैं अपील करना चाहता हूँ कि अगर पूरे मुंबई में पॉटहोल नहीं भर सकते तो कम से कम अपने आंगन के आगे अपने लेन में उतना भर देंगे तो पूरे हर लोग सिटीजन अपने मोहल्ला देखेंगे तो पूरे इंडिया पॉटहोल फ्री हो जाएगा। दादाराव का काम अब मुंबई के बाहर महाराष्ट्र के दूसरे शहरों में भी होने लगा है। सड़कों के गड्ढे 2 पहिया और 3 पहिया वाहनों और छोटी गाड़ियों के लिए जानलेवा साबित होते रहे हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम इन्हें नजरअंदाज न करें और खुद आगे बढ़कर इनकी मरम्मत करें। दादाराव बिल्होरे का उदाहरण हमारे सामने है। गुड न्यूज इंडिया के लिए मुंबई से तबस्सुम मलिक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने कि पॉटहोल दादा किस तरह से सड़कों पर गड्ढे भर रहे हैं, और अगली बार जब आपको सड़क पर कोई गड्ढा नजर आए तो उसको नज़रअंदाज करके आगे मत बढ़िएगा, बल्कि उसको ठीक करने की, उसको भरने की कोशिश करिएगा। जी हाँ, समस्याएं अगर हमसे जुड़ी हैं तो समाधान भी हमें ही निकालना होगा। हमारी अगली कहानी भी यही इशारा करती है। लगातार इस बात पर चर्चा हो रही है कि हमारे संसाधन खत्म हो रहे हैं और हमें रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जीज को अपनाना होगा और उनकी तरफ बढ़ना होगा। तो ऐसे में अगली कहानी है गुजरात से, जहाँ पर एक युवा ने सोलर स्टोव को इजाद किया है। बिल्कुल, ये सोलर स्टोव अपने आप में अनोखा है। इसको बनाया है बनासकांठा के रहने वाले धवल ठक्कर ने, और इसको पूरी दुनिया में प्रशंसा मिल रही है। इस पर किसी भी तरह की रसोई बना सकते हैं। देखिए हमारी ये खास खबर। सौर ऊर्जा को लेकर देश भर में लोग जागरूक हो रहे हैं। अब युवाओं ने इसे नवाचार का जरिया बना लिया है। गुजरात के बनासकांठा के एक युवक धवल ठक्कर ने सोलर स्टोव बनाकर सौर ऊर्जा से खाना पकाना और भी आसान कर दिया है। पेशे से इंजीनियर धवल ने पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत का भरपूर उपयोग करने की ठानी। एक बिजली कंपनी में काम करते हुए उन्होंने पारंपरिक ऊर्जा के स्रोतों के बारे में सोचना शुरू किया और इस विषय में गहराई तक जाकर 8 साल तक शोध करते रहे। धवल ने सौर ऊर्जा को थर्मल ऊर्जा में परिवर्तित कर उसे संग्रहित करने के फॉर्मूले पर आधारित सोलर स्टोव इजाद किया। पूरे डेटा एनालिसिस करके पता चला कि भारत के कुल प्रदूषण के अंदर 35% हिस्सा तो सिर्फ रसोई के ईंधन की वजह से हो रहा है, जो बहुत ही बड़ी समस्या देखी। इतना ही नहीं, इसी की वजह से 3500 औरतें और बच्चों की मृत्यु रोज़ाना सिर्फ रसोई घर के ईंधन की वजह से हो रही है। और इसका डिफॉरेस्टेशन, जंगल कटना, बरसात की दिक्कत, पानी की दिक्कत और कई समस्याओं से इसका जुड़ाव देखा। तो इतनी बड़ी गंभीर समस्या को देख के हमें लगा कि इस पे कुछ कार्य करना चाहिए। जाहिर है सोलर स्टोव प्रदूषण मुक्त है, इको फ्रेंडली है, बेहद सस्ता है और इसे जहां जब चाहे इस्तेमाल किया जा सकता है। धवल के मुताबिक उनका सोलर स्टोव पारंपरिक रसोई के मुकाबले 80% तक सस्ता पड़ता है और सुरक्षित रसोई प्रदान करता है। कि रसोई के लिए हमें किसी ईंधन की ज़रूरत नहीं है, पर ऊष्मा की ज़रूरत है। तो ऊष्मा तो हमें पूरे भारत में सूर्य की सोलर एनर्जी से पूर्ण रूप से अवेलेबल है, परंतु उस समय नहीं, जैसे रात्रि के समय में खाना बनाना है, सवेरे नाश्ता बनाना है तो अवेलेबल नहीं है। तो हमने सूर्य की ऊष्मा को संग्रहित करने का निर्णय लिया और संग्रह उस फॉर्म में किया जाए जो हर यूज़र के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए एकदम सहजता से उपलब्ध हो सके। तो हमें करीबन 7 साल लगे उस सहजता को और ऊर्जा को स्टोर करने में, एक शेप में लाने में।
और 7 साल के इस R&D में हमने स्टेट और नेशनल इंस्टीट्यूट के साथ मिलके इसका टेस्टिंग भी किया, जो बहुत सक्सेसफुल रहा। जब से मैंने खाना पकाना सीखा है तब से मैं गैस का यूज़ कर रही हूँ, बट उसमें माइनस पॉइंट ये है कि हम फ़ैन ऑन नहीं कर सकते, उसकी खुद की भी इतनी गर्मी है। तो जैसे गर्मी की सीज़न होती है, पूरे पसीने छूट जाते हैं। हम खड़े रह के अच्छे से रोटी वगैरह जो भी बनाना होता है, सही में हमें बनाने की मन भी नहीं करता है कि हम गैस के नज़दीक जाए। और जब से मैंने ये सोलर स्टोव का यूज़ किया है, जब मैंने एक पहली बार यूज़ किया तो मुझे ऐसा लगा कि सही इसके अलावा कोई सूटेबल मेरे लिए है ही नहीं, क्योंकि जब मैंने फ़ैन ऑन करके मैं इजीली खाना पका सकती हूँ और स्पीड भी सेम ही है। जैसे हम सगड़ी पे गैस पे बनाते हैं, सेम ही उसकी स्पीड रहती है, बट खाना भी अच्छे से बना सकते हैं। और दूसरी बात है कि उसकी गर्मी वगैरह भी हमें नहीं लगती है। धवल का दावा है कि ये किसी भारतीय संस्थान में विकसित अपनी तरह का विश्व में पहला सोलर स्टोव है जिस पर हर तरह की रसोई बनाई जा सकती है, चाहे रोटी सेकनी हो, पूरी या पकौड़े तलने हो या फिर कुछ उबालना हो। बेकिंग, कुकिंग, रोस्टिंग, फ्राइंग, स्टीमिंग या बॉइलिंग करके हर तरह की स्वादिष्ट रसोई इस पर बनाई जा सकती है। धवल ने वडोदरा में एक कंपनी स्थापित कर अपने नवाचार को मूर्त रूप दिया है। अब तमाम कंपनियां धवल से संपर्क कर इस स्टार्टअप को व्यावसायिक विस्तार देना चाहती हैं। उम्मीद है कि धवल ठक्कर का ये सोलर स्टोव देश में स्मार्ट किचन की परिकल्पना को सच करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। गुड न्यूज इंडिया के लिए वडोदरा से संजय पागे की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो यकीनन बहुत ज़रूरी है कि ना सिर्फ हम इन रिन्यूएबल सोर्सेज का इस्तेमाल करें बल्कि इन्हें अपनी दैनिक दिनचर्या में भी अपनाएं। बिल्कुल, और सोलर स्टोव के जरिए ही आप स्मार्ट किचन भी बना सकते हैं। बिल्कुल। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। हेलो, कौन? नमस्कार मैडम। जी हम 10 वही जो बच्चों को देते हैं बड़ा काश। सोचा आपको बता दें कि हम फिर मिलने आ रहे हैं आपके बच्चे से। उसकी तबीयत बिगाड़ेंगे। दस्त ऐसे दस्तक देकर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? दस्त की इलाज में देरी हुई तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है। इसलिए दस्त शुरू होते ही ORS और जिंक शुरू करें। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? भैया 2 कोल्ड ड्रिंक देना। 30 रुपए दे दो। पर MRP के हिसाब से तो सिर्फ 24 रुपए हुए। MRP को छोड़ो, ठंडा करने के लिए बर्फ भी तो लगता है। पर आप MRP से ज्यादा नहीं ले सकते, ये गलत है। जी हाँ, MRP जानना हर ग्राहक का हक है। अगर कोई दुकानदार MRP से अधिक डिमांड करे तो उसके खिलाफ अपने राज्य के विधिक माप विज्ञान विभाग में शिकायत करें। आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन की भी मदद ले सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज इंडिया। हमारे देश के हर बच्चे को है शिक्षा का अधिकार, लेकिन कई बार संसाधनों की कमी के चलते बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, उनकी शिक्षा से वो दूर हो जाते हैं। लेकिन आइए आपको दिखाते हैं एक ऐसी कहानी जहां पर गांव वालों ने शुरुआत की, एक ऐसी पहल की कि जो गांव की लड़कियां हैं, बेटियां हैं, वो सकुशल स्कूल पहुंचे और उनका स्कूल ना छूटे। बिल्कुल, ये खबर है उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के चंदवारा गाँव की, जहाँ पर लड़कियों को स्कूल पहुंचाने के लिए एक साइकिल बैंक खोला गांव वालों ने मिलकर और लड़कियों को साइकिल मुहैया कराई ताकि वो सुरक्षित और बिना रुके स्कूल पहुंच सके। ट्रिंग ट्रिंग करती साइकिल की घंटियों की आवाज, लाइन से साइकिल चलाते हुए स्कूल जाती लड़कियां। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के चंदवारा गांव की इन लड़कियों के साथ साथ इनके परिवार वालों के लिए भी ये बेहद सुखद दृश्य है। एक वक्त था जब इन लड़कियों का स्कूल जाना बंद हो गया था, पढ़ाई बीच में ही छूट गई थी। इसके कई कारण थे, छेड़छाड़ का डर, आर्थिक बदहाली और आने जाने के सुरक्षित साधनों की कमी के चलते कई लड़कियां बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़कर घर बैठ गई थी। ऐसे में उनकी मदद के लिए गांव के लोग खुद आगे आए। चंदवारा गांव की महिला प्रधान ने भी गांव की बच्चियों की मुश्किल को समझा। ग्राम प्रधान प्रकाशिनी जायसवाल की अगुवाई में गांव वालों ने यह तय किया कि बच्चियों का स्कूल जाना बंद नहीं होना चाहिए। इसके लिए बाकायदा योजना बनाई गई और फिर कुछ समाज सेवियों की मदद से गांव में शुरुआत हुई एक साइकिल बैंक की। फिर साइकिल बैंक बनी इन बच्चियों की अहम साथी। बच्चियों की पढ़ाई ज़्यादातर छूट रही थी क्योंकि बच्चियां 2 किलोमीटर दूर गांव से जाती थी पढ़ने,
तो हाँ कहीं बच्चे छेड़खानी करते थे, लड़के लोग परेशान करते थे, तो इससे उनकी पढ़ाई बिल्कुल रुक रही थी। और बच्चियों को घर से जाने में इतनी दूर पैदल लेट भी होता था, तो वर्क भी नहीं पूरा कर पाती थी, वहाँ डांट भी पड़ती थी, इसलिए बच्चियों को बिल्कुल पढ़ाई रुक गई थी। और कुछ घर से दिक्कत थी, जैसे पैसा नहीं था, तो इस तरह तो हमने कुछ लोगों से बात किया और जो है जो समाज सेवी लोग थे उन्होंने हमको मदद की और हमने साइकिल बैंक खोला और साइकिल बच्चियों को बांटी। हर हाल में लड़कियों को शिक्षित करने की गांव वालों की पहल रंग ला रही है। अब घर से दूर स्कूलों में जाने के लिए इनको किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। गांव की सभी लड़कियों को साइकिल बैंक का फायदा मिल रहा है। मेरे गांव में प्रधान के द्वारा एक साइकिल बैंक चलाई गई। इसका फ़ायदा ये हुआ कि हम लोग पहले स्कूल जाते थे तो गांव का एरिया और जंगल टाइप पड़ता था, तो वहाँ पर मतलब कुछ लड़के भी बैठे रहते थे जो छेड़छाड़ होती थी, जिससे की वजह से हम लोगों की मतलब स्कूल की गैपिंग होने लगी और जो रेगुलर जा रहे थे उन मतलब वो जाना बंद हो गया और स्कूल छोड़ने की नौबत आ गई, जिससे कि मतलब घर वाले भी पैसों की तंगी की वजह से साइकिल भी नहीं दिला पाए। ये बात जब प्रधान जी को पता चली तब उन्होंने साइकिल बैंक की शुरुआत की और जिससे आज हम लोग का ये फ़ायदा है कि वो डर भी मन से निकल गया और हम लोग का स्कूल रेगुलर हो गया। हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है, लेकिन कई बार संसाधनों की कमी बच्चों को स्कूल से दूर कर देती है। ऐसे में समाज की एक छोटी सी कोशिश भी बच्चों के जीवन को फिर से रोशन कर सकती है और चंदवारा के ग्रामीणों ने ये दिखा दिया है। गुड न्यूज इंडिया के लिए बाराबंकी से नितिन श्रीवास्तव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा हमने कि किस तरह से सिर्फ एक साइकिल मिलने से लड़कियां स्कूल पहुंच गई। जी हाँ, सिर्फ एक मौका मिलना चाहिए और लड़कियां साबित कर सकती हैं कि वो कुछ भी कर सकती है। जी हाँ, कुछ भी। निखिल, क्या आपने कभी देखा है रास्ते पे चलते हुए कोई मैकेनिक, महिला मैकेनिक पंचर लगाते हुए किसी लड़की को देखा है आपने? बिल्कुल, और सबसे खास बात है कि अब वो महिला मैकेनिक सिर्फ पंचर लगाने का काम जो आपने कहा वहाँ तक नहीं है, बल्कि ट्रेन के इंजन के मेंटेनेंस में भी लगी हुई हैं। हम बात कर रहे हैं तिरुवनंतपुरम के पिंक गैंग की। ये रेलवे की महिलाएं हैं जो 16 महिलाओं का एक ग्रुप है जिसे पिंक गैंग का नाम दिया गया है और ये ट्रेन की मेंटेनेंस कर रही है। जी हाँ, ये पहला मौका था जब रेलवेज ने महिलाओं को इस जिम्मेदारी दी कि महिलाएं मैकेनिक बन ट्रेन की सुरक्षा और उसके मेंटेनेंस के लिए जवाबदेही होगी, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और वाकई इन महिलाओं ने कमाल कर दिया है। आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां महिलाओं ने अपना वर्चस्व साबित नहीं किया है। अपनी मेहनत और जज्बे से आज महिलाएं हर वो काम कर रही हैं जहां कभी पुरुषों का आधिपत्य था। मिलिए पिंक गैंग से, महिलाओं का एक समूह जो अपनी मेहनत से समाज द्वारा बनाए गए हर नियम को तोड़ रही है, पुरुषों का काम और महिलाओं का काम जैसे बनाए गए विभाजनों को नकार रही है। जैसे ही तिरुवनंतपुरम सेंट्रल स्टेशन पर वंचिनाड एक्सप्रेस आकर रुकती है, महिलाओं का एक समूह ट्रेन की तरफ भागता है और फिर शुरू होती है ट्रेन के हर एक पार्ट, हर एक हिस्से की जांच पड़ताल। बहुत ही सजगता से महिलाओं का ये दल ट्रेन के इंजन, वॉल्स और एयर ब्रेक्स को चेक करते हुए हर मुश्किल को सुलझाते हुए देखा जा सकता है। ये है पिंक गैंग। ये सभी महिलाएं भारतीय रेलवे की कर्मचारी हैं। इस समूह में 16 महिलाएं हैं जो कि मैकेनिक हैं और इनका नेतृत्व करती है जूनियर इंजीनियर श्रीकला। पिछले करीब 2.5 साल से ये महिलाएं वंचिनाड एक्सप्रेस के गैराज और वैगन फिटनेस का काम संभाल रही हैं। इस टीम की सबसे युवा सदस्य 28 साल की कृष्णेंदु है और सबसे वरिष्ठ 58 साल की विवे सफिया। भारतीय रेलवे में इस तरह का काम करने वाला ये पहला और अपने आप में अनोखा समूह है। हर ट्रिप के बाद जब भी ट्रेन स्टेशन पर पहुंचती है, हम उसके हर हिस्से की जांच पड़ताल करते हैं। ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हर काम सही तरीके से हो। पिछले 2.5 साल से हम इस ट्रेन वंचिनाड का ख्याल रख रहे हैं। हम हर काम करते हैं, एमिनिटी, अंडर गियर, एयर वर्क, सभी काम सही तरीके से करते हैं। वंचिनाड एक इंटरसिटी ट्रेन है जो तिरुवनंतपुरम और नाकुलम के बीच चलती है और इस ट्रेन की सर्विस के साथ साथ इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी पिंक गैंग की होती है।
2017 में जब महिलाओं ने इस काम को संभाला, तब भी लोगों की यही धारणा थी कि ज्यादा दिन तक महिलाएं ये काम नहीं कर पाएंगी और जो काम पुरुषों के लिए भी मुश्किल है वो ये महिलाएं आखिर कब तक करेंगी। लेकिन इन महिलाओं ने हर धारणा को गलत साबित किया। जब से इन महिलाओं ने काम संभाला है, वंचिनाड एक्सप्रेस एक भी दिन देरी से नहीं चली है। आज ना सिर्फ इनके काम को, इनकी मेहनत को एक पहचान मिली है, बल्कि लोगों का नजरिया ही बदल गया है। हाल ही में रेलवे ने पिंक गैंग को उनके बेहतरीन कार्य के लिए सम्मानित भी किया। पिछले 2.5 साल से हम इस ट्रेन की बेहतरीन तरीके से मेंटेनेंस कर रहे हैं। हम इस ट्रेन और इसके यात्रियों की 100% सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। पहले ये काम आदमी करते थे, लेकिन अब पूरी औरतों की टीम इस काम को करती है। भारतीय रेलवे को देश की लाइफलाइन कहा जाता है, इसलिए हमारी ट्रेन्स को भी सही देखभाल और ख्याल की जरूरत है। और निस्संदेह इन महिलाओं ने अपने कार्य और समर्पण से साबित कर दिया है कि वंचिनाड एक्सप्रेस बिल्कुल सुरक्षित हाथों में है। हम सभी को इस पिंक गैंग पर गर्व है। गुड न्यूज इंडिया के लिए तिरुवनंतपुरम से रश्मि रोजा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, गुड न्यूज इंडिया का सफर जारी है। तो याद है ना बच्चों, 8 अगस्त को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस है। मैम, कृमि से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? खुले में शौच ना जाएं। खाना खाने से पहले और शौच जाने के बाद साबुन से हाथ जरूर धोएं। खाना ढककर रखें, अपने आसपास सफाई रखें, नाखून छोटे और साफ रखें, जूते हमेशा पहन कर रखें। जब कृमि नियंत्रण की दवाई स्कूल और आंगनवाड़ी में दी जाए, तब दवाई जरूर खाएं। कृमि से छुटकारा खाने पीने के बिल पे जो सर्विस चार्ज लगाते हैं, इसे चुकाना या न चुकाना ये ग्राहक की मर्जी है। जो ग्राहक से जबरदस्ती सर्विस चार्ज लगाएगा, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का वो दोषी माना जाएगा। रेस्टोरेंट द्वारा ऐसा करने पर ग्राहक कंज्यूमर फोरम यानी उपभोक्ता मंच की शरण ले सकता है। सर्विस चार्ज जरूरी नहीं, ग्राहक की मजबूरी नहीं। और अब बात जल संचयन की। जल ही जीवन है, जल है तो कल है, इस तरह की तमाम सूक्तियाँ आपने सुनी होंगी। और जल संचयन के लिए तमाम सारे काम भी किए जा रहे हैं और ख़ास तौर पर शहर अब इसके लिए आगे आ रहे हैं। लेकिन ये शुरुआत गांवों में भी हो चुकी है और नौनिहालों तक भी इसको पहुंचाया जा रहा है। बिल्कुल, प्रकृति से हम क्या कुछ नहीं लेते, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि प्रकृति को हम वापस भी दें। और बहुत ज़रूरी है कि जो हमारी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी, उसको हम इसके लिए ज्ञान दें और उन्हें तैयार करें। आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से सुदूर गांव के एक स्कूल में बच्चों को रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिखाया जा रहा है और किस तरह से जल का संरक्षण किया जाए उन्हें समझाया जा रहा है। हमारे देश के ग्रामीण हलकों में एक कहावत बहुत प्रचलित है, जिससे जितना लो उसको उतना दो। इसी कहावत को अमल करते हुए एक छोटे से गांव रजपुरा के इस स्कूल ने धरती से लिए पानी को उसे वापस करने की ठानी है। इस स्कूल में की गई जल संचयन की व्यवस्था अनोखी नहीं है, पर यहाँ के शिक्षक और प्रधानाचार्य स्कूल के बच्चों को जल संरक्षण का महत्व समझाकर उन्हें पानी की बर्बादी रोकने को प्रेरित करते हैं। पानी को बचाना चाहिए हमें, और अपने बच्चों में ये आदत हम विकसित कर पाएँ कि पानी की एक एक बूंद कितनी कीमती है। और जितना पानी ज़मीन में जाएगा आसपास पे भी, और हमारे आने वाली जो हमारे बच्चे हैं, हमारा आने वाला भविष्य है, वो सुखमय हो सके, वो पानी की एक एक बूंद बचाना इसलिए बहुत ज़रूरी है। इस गांव के प्रधान भी प्रधानमंत्री के जल संरक्षण के आह्वान से काफी उत्साहित हैं और ग्रामवासियों को इसके लिए जागरूक कर रहे हैं। आदेश जारी किया है प्रधानमंत्री जी ने कि भाई जो जल संचय करें, तालाबों को पुनर्जीवित करें, ये बहुत ही बढ़िया प्रयास है एक। और इस प्रयास से भी हो रहा, अभी हमारे प्राथमिक विद्यालय रजपुरा में जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, ये एक वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम बनाया है। अभी कुछ देर पहले ही बरसात हुई थी, तो इसका डबल फ़ायदा हुआ है। एक तो जो स्कूल में पानी जमा रहता था, जिससे काफ़ी बीमारियां, मच्छर पैदा होते, वो पानी तो ख़त्म हुआ ही हुआ, उसका एक जनहित में उपयोग हुआ कि वो नीचे गया और वो भूगर्भ जल को ऊपर उठाएगा और भविष्य में पानी की किल्लत नहीं होगी। एक बहुत अच्छा प्रयास है प्रधानमंत्री जी का। प्रयास छोटा हो या फिर बड़ा, प्रयास हमेशा रंग लाता है और जल संरक्षण के लिए किए गए ये छोटे छोटे प्रयास व्यवहार परिवर्तन के इस आंदोलन में मील का पत्थर साबित होंगे।
दूरदर्शन समाचार के लिए तुमुल कक्कड़ की रिपोर्ट। और दर्शकों, हमारे प्रोग्राम को आपका ज़बरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। ढेर सारे आपके पत्र हमारे पास आ रहे हैं, आपके लगातार ईमेल्स आ रहे हैं और यकीन मानिए इससे हमारा हौसला भी बढ़ रहा है। जी हाँ, समय आ गया है आपकी प्रतिक्रियाओं का, आपके खतों का। तो आइए देखते हैं कुछ चुनिंदा प्रतिक्रियाएं जिनको हम शामिल करने की हमने कोशिश की। हेमा नीलाकांतन लिखती हैं, बहुत पसंद है गुड न्यूज इंडिया। हम इस कार्यक्रम से बहुत प्यार करते हैं। ये हमें सकारात्मकता और खुशी से भर देता है। वीरेश लिखते हैं, 200 एपिसोड पूरे होने पर बहुत बधाई। मैं लंबे समय से पूरे परिवार के साथ गुड न्यूज इंडिया देखता हूँ। खासकर मेरे बच्चे कभी भी गुड न्यूज इंडिया देखना नहीं भूलते। मैं भी सभी को संदेश देना चाहता हूँ कि हमें बेजुबान जानवरों के लिए पानी रखना चाहिए। उम्मीद है कि मेरी तरह सभी गुड न्यूज इंडिया देखकर कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित होंगे। गोपाल भगत लिखते हैं, 200 अंक पूरे होने पर बहुत बधाई। आप ऐसे ही प्रोग्राम दिखाकर हमें प्रेरित करते रहें, बहुत अच्छा लगता है। हमारे गुड न्यूज इंडिया के 200 एपिसोड्स पूरे होने पर दर्शकों ने हमें खूब बधाई संदेश भेजे हैं। पूर्णिमा राठौर भी लिखती हैं, 200 अंक पूरे होने पर बहुत बधाई। सिकंदर कुशवाहा का भी ईमेल आया है, 200वां अंक बहुत बेहतरीन था। तो एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इतनी सारी ईमेल्स भेजने के लिए, हमारे प्रोग्राम को इतना पसंद करने के लिए। और इसी के साथ गुड न्यूज़ इंडिया का आज का ये सफ़र हम यहीं ख़त्म करते हैं। अब आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त पर। लेकिन ईमेल्स का, प्रतिक्रियाओं का ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए और इसके लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं ईमेल के माध्यम से, सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से। जी हाँ, गुड न्यूज़ इंडिया है फेसबुक पर, ट्विटर पर और यूट्यूब पर। बिल्कुल, हमारा ईमेल आईडी आप नोट कर लीजिए। हमारा ईमेल आईडी है ddgoodnewsindia@gmail.com। और जैसा कि जया ने कहा, आप फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी अपने रिएक्शंस हम तक भेज सकते हैं। और सिर्फ रिएक्शंस ही नहीं, अगर आपके पास कुछ अच्छी खबरें हो, कुछ गुड न्यूज़ हो, तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर वो हमारे मानकों पर खरे उतरते हैं तो हम उसे अपने इस खास कार्यक्रम में ज़रूर स्थान देंगे। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देश और समाज के लिए कुछ अच्छा करते रहिए। नमस्कार।